हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग एम लक्ष्मीकांत में गवर्नर चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और आज के सेशन में हम गवर्नर को कंप्लीट करके चीफ मिनिस्टर को स्टार्ट कर देंगे और उम्मीद यही है कि चीफ मिनिस्टर को भी हम इस सेशन में फिनिश कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 153 टू 160 को हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर करके पढ़ा था, कौन सी पावर्स प्रेसिडेंट की है, कौन सी गवर्नर की है। एग्जीक्यूटिव पावर को देख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने लेजिस्लेटिव पावर्स को देख लिया था। आज के सेशन में हम फाइनेंशियल पावर्स की तरफ मूव करते हैं, यानी इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। ये चैप्टर 30 है एम लक्ष्मीकांत का। बीच में जो जुडिशरी का कंसेप्ट है वो मैंने स्किप किया है और मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव पे आ गई। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करेंगे, ठीक है। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। किसी अर्जेंट वर्क की वजह से मैं आप लोगों की लाइव वीडियो नहीं ले पाई, इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल पावर को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल पावर बिल्कुल सिमिलर है जैसे प्रेसिडेंट की पावर थी। सेम पावर गवर्नर की होती है। प्रेसिडेंट कहाँ के लिए काम करता है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन जो गवर्नर है वो कहाँ के लिए काम करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको पता है, जो यूनियन का बजट है यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यूनियन की, उसको कौन, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो किसके हस्ताक्षर लेते हैं, पहले प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर लेते हैं, प्रेसिडेंट की अनुमति लेते हैं उसको पार्लियामेंट में पेश करने के लिए। इसी तरीके से जो स्टेट का बजट है यानी जो स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाता है, किसकी अनुमति से, गवर्नर की अनुमति से। सेम पावर है, जो पावर प्रेसिडेंट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूनियन के अंदर है, सेम पावर गवर्नर की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी स्टेट बजट के लिए स्टेट लेवल पे है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है यूनियन लेवल पे तो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी जरूरी है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो पहले गवर्नर का रिकमेंडेशन लेना जरूरी होगा। जिस तरीके से कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट प्रेसिडेंट के बिना नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, विदाउट उसकी रिकमेंडेशन के, प्रेसिडेंट की बिना रिकमेंडेशन के कोई भी ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट स्टेट लेवल पे देने के लिए, स्टेट लेवल पे डिमांड फॉर ग्रांट देने के लिए गवर्नर की रिकमेंडेशन जरूरी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कंटिंजेंसी फंड। हम लोगों ने देखा था कंटिंजेंसी फंड जिसके अंदर आपातकालीन स्थिति के लिए यानी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो पैसा होता है, इस पैसे को यूनियन लेवल पे कौन हैंडल करता है, प्रेसिडेंट हैंडल करता है। प्रेसिडेंट के नीचे यानी प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वो इसको देखते हैं। इसी तरीके से प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये काम यूनियन लेवल पे होता है। स्टेट लेवल में जो कंटिंजेंसी फंड होता है उसको गवर्नर देखते हैं अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए, जो अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कहीं कोई फ्लड आ गई, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उस स्टेट के लिए जो कंटिंजेंसी सिचुएशन है उसे हैंडल करने के लिए वो पैसा विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन के गवर्नर अपने बिहाफ पे उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। हर 5 साल के बाद जिस तरीके से प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे यूनियन फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, इसी तरीके से गवर्नर फाइनेंस कमीशन को यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5 साल के लिए। वो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने का काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर पोजीशन है, जो पोजीशन प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट की यूनियन लेवल पे है, वो सेम टू सेम यानी एज इट इज स्टेट लेवल पे गवर्नर की वही फाइनेंशियल पोजीशन है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, प्रेसिडेंट पढ़ोगे गवर्नर अपने आप हो जाएगा, बस वो यूनियन लेवल पे है, ये सारा काम स्टेट लेवल पे होगा। तो फाइनेंशियल पावर को बहुत ज्यादा इलैबोरेट मैं नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट के लेक्चर में मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद हमारी जुडिशियल पावर आती है। जुडिशियल पावर ऐसे तो कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ये जुडिशरी से रिलेटेड है तो हम इसको जुडिशरी पावर कह देते हैं। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी तरीके से जो हमारा हाई कोर्ट है, स्टेट का हाई कोर्ट है, प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह से स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह से स्टेट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको नियुक्त करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट कर रहे हैं लेकिन गवर्नर से कंसल्ट करके, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं पनिशमेंट को। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है चेंजेस हैं
प्रेसिडेंट की पावर में और गवर्नर की पावर में जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की है वो ज्यादा है, सुपीरियर है एज कंपेयर टू पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। इसको अभी आगे मैं बिल्कुल एक्सप्लेन्ड मैनर में बताऊंगी। अभी सिर्फ इतनी सी चीज याद रखें, गवर्नर के पास पार्डन की ताकत है, रिप्राइव की ताकत है, रेस्पाइट की ताकत है, रेमिशन की ताकत है, ठीक है, कम्यूटेशन की ताकत है। ये सारी ताकत गवर्नर के पास भी है जैसे प्रेसिडेंट के पास थी। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 72 में थी, गवर्नर के पास आर्टिकल नंबर 161 में है। ये चीज याद रखना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, उसके अंदर भी गवर्नर का कंसल्टेशन जरूरी होता है। ये बात आर्टिकल नंबर 233 में लिखी हुई है। देखिए आर्टिकल नंबर 233 क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनका अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए जो कंसल्टेशन है वो गवर्नर से जरूरी है। गवर्नर से कंसल्ट करके उनका अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या प्रमोशन किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा अगर किसी और पर्सन को जुडिशियल सर्विस के अंदर नियुक्त करना है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, अगर किसी और को नियुक्त करना है डिस्ट्रिक्ट सर्विस, जो जुडिशियल सर्विस है उसके अंदर, तो स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन से गवर्नर का कंसल्टेशन भी होगा। यानी इन शॉर्ट में क्या कह सकती हूँ, आर्टिकल नंबर 234 देखिए क्या कहता है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के जितनी भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज स्टेट लेवल पे वो गवर्नर करते हैं। किसकी कंसल्टेशन से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन से और हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से। हाई कोर्ट प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके गवर्नर जुडिशियरी सर्विस के ऊपर अपॉइंट करते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस को। समझ रहे हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 217 क्या कहता है, जितने भी जज है हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन किसकी कंसल्टेशन के साथ, जो हमारे कंसल्ट करेंगे एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर के साथ। तो इन पॉइंट्स को याद रखना। आप आर्टिकल नंबर 217 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 234 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 233 क्या कह रहा है, ठीक है। ये सारी पावर जुडिशरी पावर के अंदर आती है। कौन कौन सी पावर देखी, हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 217 अपॉइंट करना है अगर जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से सलाह लेंगे, कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहता है आर्टिकल नंबर 217। आर्टिकल नंबर 233 ने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए गवर्नर जो है कंसल्ट करेंगे स्टेट हाई कोर्ट की मदद से। गवर्नर करेंगे ये काम लेकिन स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। आर्टिकल नंबर 234 क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा अगर और किसी को जुडिशियल सर्विसेज पे अपॉइंट करना है तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की मदद से उनसे कंसल्ट करके। तो ये सारे जुडिशियल पावर को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब यूजिंग रेफरल कोड रैंक 10 टू गेट 10% डिस्काउंट। इससे आरती मैम पर्सनल मेंटोरशिप देंगे आपको, जो भी आपको डाउट आता है आपकी जर्नी के दौरान मैम आपकी मदद करेंगी। दूसरा, जितने भी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपको उनकी ई-पीडीएफ मिलेगी और जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं आप लोगों को वो दिए जाएंगे। तो प्लीज़ अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए अपनी तैयारी को घर बैठे करने के लिए, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए रैंक 10 रेफरल कोड को यूज़ करके। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सी पावर देख ली कल के सेशन में, हम लोगों ने यानी सैटरडे के सेशन में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव पावर देख ली थी, हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर देख ली थी। आज के सेशन में हम लोगों ने फाइनेंशियल पावर देख ली है और जुडिशरी पावर देख ली है। अब हम कंपेयर करेंगे किस किस को, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। सबसे पहला कंपैरिजन करेंगे वीटो पावर पे, दूसरा कंपैरिजन करेंगे ऑर्डिनेंस पावर पे, ठीक है, ऑर्डिनेंस बनाने की पावर पे, और तीसरा कंपैरिजन करेंगे हम पार्डनिंग पावर पे। और यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन तीन डिफरेंशिएशन से। जो प्रेसिडेंट की पावर है और गवर्नर की पावर है किस तरीके से अलग अलग है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो आप लोग ध्यान से समझना वीटो पावर कैसी है। सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी बिल के केस में बात कर रही हूँ। ऑर्डिनरी बिल में कैसी वीटो है, हमारे प्रेसिडेंट के पास केवल सस्पेंसिव वीटो है इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है आप मेरे प्रेसिडेंट के लेक्चर में समझ सकते हो। मैं इधर प्रेसिडेंट की पावर बता रही हूँ, इधर गवर्नर की पावर बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या समझा था, पार्लियामेंट ने कोई बिल
प्रेसिडेंट के पास भेजा। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस है। कौन कौन सा? या तो उसको असेंट दे दे यानी हस्ताक्षर कर दे उस बिल पे, वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। या उस बिल को विदहोल्ड कर लिया यानी पॉकेट वीटो जिसको कहते हैं, या उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, वो बिल क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा, वो बिल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तीसरी पावर प्रेसिडेंट के पास क्या है? हो सकता है प्रेसिडेंट को उसके अंदर कुछ प्रोविजंस अच्छे ना लगे और वो पार्लियामेंट को उस बिल को वापस भेज दे, रिटर्न कर दे, लेकिन ये रिटर्न केवल एक ही बार कर सकता है प्रेसिडेंट। रिटर्न किसको कर दिया? पार्लियामेंट को वो बिल रिटर्न कर दिया कि प्लीज एक बार इसको फिर से चेक कीजिए। पार्लियामेंट चेक करेगा विद और विदाउट अमेंडमेंट, चाहे पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की है उसके अंदर, चाहे पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट नहीं की, पार्लियामेंट फिर से उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजेगा। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट को असेंट देना मस्ट है, कंपलसरी है, प्रेसिडेंट उसको फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये हमने प्रेसिडेंट की पावर में देखा था कि प्रेसिडेंट के पास केवल सस्पेंसिव वीटो है, यानी एक बार ही उसको रिटर्न के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर रिकंसिडरेशन के बाद पार्लियामेंट से वापस से प्रेसिडेंट के पास अगर वो बिल पहुंचता है तो प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी होगा। अब गवर्नर के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, गवर्नर के बारे में हम लोग देखते हैं। गवर्नर के पास क्या पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल भेजा गवर्नर के पास हस्ताक्षर के लिए, असेंट देने के लिए। गवर्नर के पास 4 चॉइस है, प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइस थी, गवर्नर के पास 4 चॉइस है। पहला, उस पे साइन कर दे, वो बिल एक्ट बन जाएगा। दूसरा, उसको विदहोल्ड कर लिया, विदहोल्ड का मतलब रिजेक्ट कर दिया या उस पर कुछ नहीं कह रहा है गवर्नर, तो हम क्या कह सकते हैं कि गवर्नर के पास यानी गवर्नर ने उस बिल को लैप्स कर दिया, विदहोल्ड कर लिया। तीसरी पावर क्या है? गवर्नर क्या करे? उसे रिटर्न कर दे। रिटर्न किसको कर दे? स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर दे। और चौथा ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर दे। ये 4 ऑप्शन है। हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। अगर गवर्नर उस बिल को रिटर्न कर देता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो क्या होगा? मान लीजिए, थर्ड केस को मैं बता रही हूं, गवर्नर के केस में थर्ड केस। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने उस बिल को गवर्नर के पास भेजा था, गवर्नर ने वो बिल जो है वापस भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि एक बार फिर से इसे रिकंसीडर कीजिए। अगर स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट अगर उस बिल को फिर से गवर्नर के पास भेज देता है तो गवर्नर को साइन करने जरूरी हो जाएंगे, जैसे प्रेसिडेंट को साइन करने जरूरी हो गए थे। यानी गवर्नर के पास भी सस्पेंसिव वीटो है, केवल एक ही बार वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, रिकंसीडर करवा सकता है। ठीक है, ये थर्ड केस था। अगर गवर्नर उसको रिटर्न कर दे तब क्या होगा? अब हम फोर्थ केस की बात करते हैं। अगर गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट की रिकंसीडरेशन के लिए या प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर देता है तो क्या होगा इस फोर्थ केस के अंदर, उसे समझिए। स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल भेजा था गवर्नर के पास, गवर्नर को समझ नहीं आया, गवर्नर ने क्या किया, उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास कि उसको असेंट दे दे, यानी उस बिल पे हस्ताक्षर कर दे और वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा, उस बिल को विदहोल्ड कर ले। विदहोल्ड का मतलब क्या है? उस बिल को लैप्स करवा दिया प्रेसिडेंट ने, यानी प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास क्या है, उसको वापस से स्टेट लेजिस्लेचर में भेज दे, रिटर्न कर दे। अब मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास प्रेसिडेंट ने रिकंसीडरेशन के लिए भेज दिया। ये कौन सा बिल है? जो स्टेट लेजिस्लेचर ने भेजा था। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 महीने का समय होगा। इन 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को या तो वो बिल रिजेक्ट करना पड़ेगा या वो बिल वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा, विद और विदाउट अमेंडमेंट। ये स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है। आप याद रखें, जब हम पार्लियामेंट का केस पढ़ रहे थे तो वहां पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 6 महीने में भेजना है, 7 महीने में भेजना है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ये कंपल्शन है कि 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के पास वापस भेजो। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं है उसको असेंट देना। जैसे यूनियन पार्लियामेंट में आप यहाँ देख रहे थे, यूनियन पार्लियामेंट में जरूरी है कि उसको असेंट देना, ये देखो ये वर्ड, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को जरूरी नहीं है कि आफ्टर रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट असेंट दे। हो सकता है वो उसको फिर से मना कर दे। ठीक है, की पॉइंट क्या है, ऐसी पूरी सिचुएशन के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर अगर एक बार गवर्नर प्रेसिडेंट को उस बिल को भेज देता है रिकंसिडरेशन के लिए या उसके लिए रिजर्व कर देता है तो गवर्नर का अब कोई रोल नहीं रह जाता। यहाँ पे याद रखना, अब गवर्नर बीच में से हट चुका है और गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होंगे अब उस बिल पे एक्ट बनने के लिए। प्रेसिडेंट का ही असेंट जरूरी है अब उस बिल के लिए।
एक्ट बनाने के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी हो जाएगा अब उस बिल को एक्ट बनाने के लिए। इसको याद रखना, प्री के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया था और फिर गवर्नर हस्ताक्षर कर रहे हैं उस पर। ये तो प्रेसिडेंट की तौहीन हो जाएगी, प्रेसिडेंट की इंसल्ट हो जाएगी। तो अब प्रेसिडेंट के पास भेजा है तो प्रेसिडेंट का ही एसेंट जरूरी है, उसके ऊपर गवर्नर का अब बीच में कोई रोल नहीं रहेगा, वो इस लाइन से हट जाएंगे। ये ऑर्डिनरी पावर के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए हम लोगों ने वीटो पावर की बात कर ली। अब हम मनी बिल के बारे में बात करते हैं। अगर ये बिल मनी बिल हो तो क्या होगा? सबसे पहले मैं यूनियन पार्लियामेंट का आपको केस बता रही हूँ, यानी प्रेसिडेंट का आपको केस बताती हूँ। यूनियन पार्लियामेंट ने, यानी हमारी संसद ने कोई मनी बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो अब क्या होगा? या तो प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देंगे, यानी हस्ताक्षर कर देंगे, और वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। या प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यूजुअली क्या होता है, प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि कर सकते हैं वो, लेकिन नहीं करते क्योंकि प्रेसिडेंट से पूछकर ही मनी बिल को पेश किया जाता है। विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते लोकसभा के अंदर, ठीक है। लेकिन याद रखें, प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता पार्लियामेंट के पास। मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता पार्लियामेंट में। ये हमने यूनियन पार्लियामेंट की बात कर ली और प्रेसिडेंट की पावर की बात कर ली। अब हम गवर्नर की पावर की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसे ही मनी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में हो तब क्या होगा। स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई मनी बिल गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर के पास पहली चॉइस है कि वो उसको एसेंट दे दे, यानी उस पर हस्ताक्षर कर दे और उसको एक्ट बना दे, या उसको विदहोल्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसको लैप्स करवा दिया, यानी खत्म करवा दिया उसको। गवर्नर भी इसको वापस नहीं भेज सकते स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते जैसे ऑर्डिनरी बिल में भेज दिया था। चौथा ऑप्शन गवर्नर के पास ये है कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर दिया। अब मान लीजिए गवर्नर ने अपना चौथा ऑप्शन यूज कर लिया और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर दिया, तब क्या होगा? ये बिल कैसा है आपको याद होगा। ये बिल मैं किसकी बात कर रही हूँ? मनी बिल की बात कर रही हूँ। मान लीजिए ये मनी बिल है, स्टेट लेजिस्लेचर से चला और गवर्नर के पास पहुंचा। गवर्नर ने अपना फोर्थ ऑप्शन यूज किया और इस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। अब प्रेसिडेंट उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? पहली चीज, प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे सकता है, यानी हस्ताक्षर कर सकता है। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिटर्न नहीं कर सकता। ये की पॉइंट है। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास भी कोई खास ताकत नहीं है। वो भी जैसे यूनियन पार्लियामेंट में मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे भी गवर्नर का कोई रोल नहीं रहेगा अब, अगर प्रेसिडेंट पिक्चर में आ गए हैं तो। और प्रेसिडेंट के एसेंट से ही ये बिल एक्ट बनेगा। अब गवर्नर के एसेंट की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने ऑर्डिनरी बिल के बारे में और मनी बिल के बारे में वीटो पावर को समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया है, ठीक है। मनी बिल के केस में क्या होगा और ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होगा, ये हमने वीटो पावर को दोनों के साथ कंपैरिजन करके पढ़ लिया। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। एम लक्ष्मीकांत में बहुत बड़ी सी एक टेबल गिवन है, आप लोग उस टेबल को पढ़ लीजिए या इन फ्लो डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की कैसी है और गवर्नर की कैसी है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल नंबर 123 में है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल नंबर 213 में है, ठीक है। सिमिलर से है, आप याद रखना। आपको पता होगा ऑर्डिनेंस क्या होता है, हिंदी में जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। कब पास हो सकता है? या तो एनी ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन। सेशन का मतलब कोई सत्र नहीं चल रहा, ना तो मॉनसून सत्र, ना ही विंटर सेशन, ना ही बजट सेशन, कोई सेशन नहीं चल रहा। या दोनों ही हाउस, बोथ ऑफ द हाउस इज नॉट इन द सेशन, या तो उनमें से कोई एक या दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है। और कुछ पब्लिक अर्जेंट आ जाता है, कुछ अर्जेंसी आ जाती है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कुछ अर्जेंसी है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इनको रिकमेंड करेंगे कि प्लीज ये पब्लिक अर्जेंसी का कोई टॉपिक है, प्लीज आप
इसके ऊपर ऑर्डिनेंस बना दीजिए। ठीक है, ऑर्डिनेंस बना दीजिए। याद हमने क्या किया था कि जिस समय लोकसभा डिसॉल्व है, जिस समय लोकसभा डिसॉल्व है यानी लोकसभा भंग हो रखी है, लोकसभा है ही नहीं, उस सिचुएशन में ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता। ऑर्डिनेंस कब बनेगा? जब वो प्रोरोग्ड है यानी सेशन में नहीं है, कोई सत्र नहीं चल रहा, ऑर्डिनेंस तभी बन सकता है। डिसोल्यूशन के केस में ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ऑर्डिनेंस। जब पीएम प्रेसिडेंट को सलाह देंगे तब ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। अगर डिसोल्यूशन के केस में ऑर्डिनेंस बनाना है तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर जब डिसॉल्व है हमारी लोकसभा तब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और बिना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता। इस चीज को याद रखना। डिसॉल्व है जब लोकसभा तब ऑर्डिनेंस नहीं बनेगा, जब वो सेशन में नहीं है तब ऑर्डिनेंस बन सकता है, यानी जब वो सस्पेंडेड है तब ऑर्डिनेंस बन सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सेम चीज गवर्नर के केस में है। गवर्नर के केस में क्या है? अगर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता होगा कहीं कहीं बाई कैमरलिज्म है, यानी कि 2 हाउसेज है। हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हमारी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी विधानसभा विधान परिषद क्या होता है। कुछ ऐसे हैं जहां पे यूनिकैमरलिज्म है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे यूनिकैमरलिज्म है, यानी एक ही हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पे। ठीक है, तो अब गवर्नर चाहे ये दोनों ही सेशन में ना हो या इनमें से कोई एक हाउस सेशन में ना हो, उस केस में गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। सेम केस है जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बिल्कुल सेम केस है। और इनकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, यानी कि जो ऑर्डिनेंस है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स और 6 वीक्स। 6 मंथ्स और 6 वीक्स की ये मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर नया सेशन आ जाएगा। नया सेशन जैसे ही बैठेगा उसके सामने उस ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सामने ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा, और सेशन के पास यानी हमारे हाउसेस के पास केवल 6 वीक्स का समय है कि आप उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट करते हो या आप उस ऑर्डिनेंस को पास करते हो। अगर ऑर्डिनेंस रिजेक्ट हो गया तो वो वहीं पे समाप्त हो गया, अगर ऑर्डिनेंस पास हो गया तो वो ऑर्डिनेंस एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ्स और 6 वीक्स। ये सब मैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि जो ये बातें हैं ये गवर्नर के लिए भी सेम है, बिल्कुल सेम है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए ताकत है यूनियन लेवल पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सेम चीज गवर्नर के लिए है स्टेट लेवल पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। बिल्कुल सब कुछ सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? सेम सेम है, जो सेम बातें थी मैंने आपको बता दी। सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या? ऑर्डिनेंस बनाने के लिए प्रेसिडेंट को किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है कि आप इस ऑर्डिनेंस को ऐसे बनाइए, किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। किसको? प्रेसिडेंट को। लेकिन गवर्नर को प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। ही कैनॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन देंगे गवर्नर को, वैसे वैसे ही वो ऑर्डिनेंस को बना सकता है। इन 3 केसेस के अंदर प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस देंगे। पहला केस है अगर कोई बिल कुछ ऐसा प्रोविजन रखता है, अगर किसी बिल में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुके हैं। ठीक है, द सेम प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कहता है ये? मान लो कोई ऐसा बिल है, XYZ कोई बिल है, अगर इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत करना था, मान लो ऑर्डिनेंस का केस नहीं है, सिंपल हम बात कर रहे हैं, कोई बिल है XYZ, इस बिल को अगर स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत करना है तो पहले प्रेसिडेंट का सैंक्शन जरूरी है। पहले प्रेसिडेंट का सैंक्शन जरूरी है। मान लो कोई ऐसा बिल है, ठीक है, अगर इस बिल से रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है, मतलब इस बिल के ही रिलेटेड कोई प्रोविजन है, इस प्रोविजन पे अगर ऑर्डिनेंस बनाना है गवर्नर को, तो अब अगर इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत करना था तो प्रेसिडेंट का सैंक्शन जरूरी था। तो अगर इस बिल से ही रिलेटेड किसी प्रोविजन पे ऑर्डिनेंस बनाना है तो भी प्रेसिडेंट की डायरेक्शंस पे ही काम करेगा गवर्नर, यानी प्रेसिडेंट की डायरेक्शंस पे ही काम करना पड़ेगा गवर्नर को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन से ही काम करेगा। पहला केस, कब इंस्ट्रक्शन चाहिए ये हमने देख लिया। दूसरा,
if he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provision for the consideration of president. दूसरा केस कब इंस्ट्रक्शन चाहिए? अगर गवर्नर को खुद को ये लगे कि हाँ मुझे इस केस में प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तब उस केस में प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन जरूरी हो जाएगी ऑर्डिनेंस के लिए. ठीक है. तीसरा केस कब प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन जरूरी है? If an act of the state legislature containing the same provision would have been invalid without receiving the president assent. अगर कोई बिल ऐसा है जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस बनना है, वो बिल ऐसा है कि अगर आप विदाउट प्रेसिडेंट के एसेंट के उस बिल को प्रस्तुत कर देते हो तो वो बिल इनवैलिड माना जाएगा. तो ऐसे किसी बिल से रिलेटेड ऑर्डिनेंस पास करना है और आप उस ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के विदाउट ही उसको प्रस्तुत कर देते हो, बना देते हो, तो गवर्नर का वो ऑर्डिनेंस इनवैलिड माना जाएगा. समझ रहे हो? पहला केस कौन सा है? सबसे आसान वाला. किन 3 केसेस में इंस्ट्रक्शन की जरूरत है? अगर गवर्नर को खुद को लगे कि हाँ मुझे जरूरत है प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन की. दूसरा केस, अगर कोई बिल ऐसा है, अगर कोई प्रोविजन ऐसा है जिसके लिए पहले प्रेसिडेंट के सैंक्शंस की जरूरत होती है, तब उसके चाहिएगी. तीसरा, अगर प्रेसिडेंट को ये लगे, तीसरा क्या कह रहा है? इफ एन एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव बीन, अगर कोई ऐसा बिल है जिसको विदाउट प्रेसिडेंट के एसेंट के, विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के आपने स्टेट लेजिस्लेचर में पेश कर दिया तो उसको इनवैलिड कह देंगे. ऐसे किसी बिल से रिलेटेड ऑर्डिनेंस बनाने के लिए भी हमें प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है. ठीक है. तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम लोगों ने गवर्नर के बारे में सुन ली. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्डनिंग पावर की बात करते हैं. प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आर्टिकल नंबर 72 में है. गवर्नर की पार्डनिंग पावर आर्टिकल नंबर 161 में है. प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नर क्या क्या नहीं कर सकते हैं. प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं किसी भी पनिशमेंट को जो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट है. ठीक है. किसी भी सेंट्रल लॉ से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस में अगर किसी को सजा मिली है तो ये सारे काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं. इसी तरीके से सेम किसी स्टेट लॉ के रिगार्डिंग किसी ने अगर कोई ऑफेंस किया है, कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसको कोई पनिशमेंट मिलती है तो वो पार्डन कर सकता है, उस पनिशमेंट को रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, कम्यूट कर सकता है. ये सारी पावर स्टेट लॉ के रिगार्डिंग गवर्नर के पास है. सिमिलर सी है, बस डिफरेंस क्या है? सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ. दूसरी चीज, वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं. कौन? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर किसी भी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते. डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसको पार्डन नहीं कर सकते. समझ रहे हो? पार्डन का मतलब क्या होता है? बाइज्जत बरी कर देना, हर किसी सजा से उसको माफ कर देना. तो गवर्नर कभी भी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते. हालांकि स्टेट हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, डेथ सेंटेंस सुना तो सकती है, लेकिन पार्डनिंग पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है. समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ही कैन ग्रांट, मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई सजा सुनाई है तब भी गवर्नर जो प्रेसिडेंट है वो उसको पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन गवर्नर के पास कोई ताकत नहीं है मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड कि मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई सजा सुनाई है तो ना तो गवर्नर उसको रेमिट कर सकते, ना ही रिस्पाइट कर सकते, ना ही कम्यूट कर सकते, ना ही रेमिशन कर सकते, ना ही सस्पेंड कर सकते, ना ही पार्डन कर सकते. गवर्नर के पास मिलिट्री कोर्ट की पनिशमेंट से रिलेटेड कोई पावर नहीं है. ठीक है. तो इन पार्डनिंग पावर्स को याद रखना. मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो हो सकता है कुछ आपको डाउट्स आए. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को कंसीडर कर लूँगी. अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं. गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है क्या? आपको पता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम का एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ मिनिस्टर. जिस तरीके से प्रेसिडेंट और पीएम का रिलेशन होता है, सेम गवर्नर और सीएम का रिलेशन होता है स्टेट में. ठीक है. गवर्नर अपनी जितनी भी पावर है उसको एक्सरसाइज कर सकता है. कब? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. गवर्नर अपनी सारी एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके करेगा, एक्सेप्ट इन मैटर्स इन विच ही रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन. यानी कि लेकिन उन मैटर्स को छोड़ के
उन मैटर्स को छोड़ के जहां पे गवर्नर को डिस्क्रिशन की जरूरत है, गवर्नर डिस्क्रिशन को यूज कर सकता है। ये बात आर्टिकल नंबर 163 सब क्लोज 2 में लिखी हुई है। डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 163 सब क्लोज 2 में, जबकि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर कहीं पे भी नहीं लिखी हुई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर आर्टिकल नंबर 163 सब क्लोज 2 में लिखी हुई है। इस चीज को याद रखना। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 163? ये कहता है कि गवर्नर को जितनी पावर एक्सरसाइज करनी है वो चीफ मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करेगा। लेकिन जब कभी भी गवर्नर को ये फील हो कि ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए, तो उस पावर पे गवर्नर विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर भी काम कर सकता है। ऐसा आर्टिकल नंबर 163 सब क्लोज 2 में लिखा है। ठीक है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो इन 3 आर्टिकल से डिफाइन हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 154, आर्टिकल नंबर 163, आर्टिकल नंबर 164। जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, आर्टिकल नंबर 154 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 154, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो गवर्नर के नाम पे होगी। ठीक है, वो डायरेक्टली भी उन्हें काम कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर को, और अपने सबॉर्डिनेट किसी ऑफिसर के थ्रू भी उसको काम करवा सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के लिए था। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है, आर्टिकल नंबर आई थिंक 54 था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। इसी तरीके से स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के साथ वेस्टेड होती है, यानी उसके इंटरेस्ट में होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 163 क्या कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए स्टेट के अंदर, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा, जो एड करेगा, एडवाइस करेगा गवर्नर को। कब नहीं करेगा? जब गवर्नर अपनी एक्सक्रीशन को यूज कर रहा है, अपनी डिस्क्रिशन को यूज कर रहा है, उस केस में। यानी गवर्नर जब चाहे अपनी पावर्स को, डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है। आर्टिकल नंबर 163 के अंदर ये बात लिखी हुई है। और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिस तरीके से यूनियन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। इसी तरीके से स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब मैं आपको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल के मतलब नहीं समझाने वाली, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में समझा चुकी हूँ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 164 में ये बात लिखी हुई है। तो 3 आर्टिकल क्या क्या कहते हैं ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से गवर्नर और प्रेसिडेंट अलग अलग है। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर की डिस्क्रिशन शब्द का यूज किया गया है आर्टिकल नंबर 163 सब क्लोज 2 में, जबकि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर का जिक्र पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं है, जैसे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर का जिक्र है। दूसरी चीज, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से मैडम इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि जो भी एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। ये हम लोगों ने देखा था ना। ठीक है, देखा था कि बाइंडिंग है, लेकिन ये बात गवर्नर के लिए नहीं है। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस को रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी गवर्नर के ऊपर नॉन बाइंडिंग है एड एंड एडवाइस। ये बात याद रखना, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है लेकिन गवर्नर के ऊपर नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नर के डिस्क्रिशन के बारे में समझना। गवर्नर की पावर कौन सी डिस्क्रिशनरी होगी? कोई भी पावर है, ठीक है, ये पावर डिस्क्रिशनरी है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन करेगा? बिल्कुल ध्यान से सुना, मेरा जो कहने का मतलब है, कोई भी पावर है, ये पावर गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर में आएगी या नहीं आएगी, इसका डिसीजन कौन करेगा? बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इसका डिसीजन खुद गवर्नर करता है। इसका डिसीजन खुद गवर्नर करेगा कि कोई पावर उनकी डिस्क्रिशन में आएगी या नहीं आएगी। और वो किसी भी पावर को डिस्क्रिशनरी पावर में अगर ले लेते हैं कि फला पावर मेरी डिस्क्रिशन में है तो मैं इस पर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करूंगा, यानी एड एंड एडवाइस नहीं लूंगा मैं मिनिस्टर्स की, क्योंकि बाइंडिंग तो वैसे भी नहीं है गवर्नर के ऊपर। गवर्नर खुद की इच्छा से भी अगर कोई पावर को यूज करते हैं तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि किस बेस पे आपने इसको डिस्क्रिशनरी पावर में ऐड किया है। बहुत ही गजब की पावर है गवर्नर के पास ये वाली, कि कोई भी क्वेश्चन
अगर आता है कि कोई मैटर डिस्क्रिशन में आएगा या नहीं आएगा, तो किसका डिसीजन फाइनल होगा? किसका डिसीजन फाइनल होगा? गवर्नर के खुद का डिसीजन फाइनल होगा कि ये वाला मैटर मेरी डिस्क्रिशन में है या नहीं है, और आपको उसको किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 163 सब क्लॉज 2 गवर्नर को ये ताकत देता है, और बहुत ही खूबसूरत ताकत है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ताकत है। फिर भी देख लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को देता है, लिख के कौन कौन सी बातें कही हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है या नहीं करना, गवर्नर की खुद की इच्छा है, उसे किसी भी मिनिस्टर से नहीं पूछना। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करवाना है या नहीं करवाना, ये गवर्नर की खुद की इच्छा है, किसी मिनिस्टर से नहीं पूछना। तीसरी चीज, अगर वो किसी भी एडजॉइनिंग यूटी के लिए, यानी कि जैसे क्या होता है, मान लो ये कोई स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट के कोई गवर्नर है, इस स्टेट के कोई गवर्नर है, ठीक है, अब इसके बराबर में कोई यूनियन टेरिटरी लग रही है, इस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी खुद वही गवर्नर होंगे, उस स्टेट के गवर्नर होंगे जो भी उसकी एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी के लिए सारे काम, कुछ भी डिसीजन गवर्नर के डिस्क्रिशन में आएगा। गवर्नर किसी से नहीं पूछेगा कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, उस यूटी के लिए जो भी डिसीजन लेगा गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से लेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये 4 स्टेट्स हैं जहां पे ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। तो कितना पैसा असम की गवर्नमेंट, मेघालय की गवर्नमेंट, त्रिपुरा की गवर्नमेंट या मिजोरम की गवर्नमेंट इन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को देगी, किस लिए? एज अ रॉयल्टी, मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। कितना अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को देगी, ये डिसीजन भी गवर्नर का होगा और ये उनकी डिस्क्रिशन के अंदर आएगा। समझ रहे हो? जैसे कहीं से किसी मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है, मिनरल को एक्सप्लोर करना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 जगह यहाँ पे किसी मिनरल को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, ठीक है, एज अ रॉयल्टी उनके लाइसेंस के लिए पैसा देगी, ठीक है। और कितना पैसा देगी ये बात प्रेसिडेंट बताएंगे, सॉरी ये बात गवर्नर बताएंगे, और गवर्नर की डिस्क्रिशन में आता है ये कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा दे इन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को। चीफ मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बताइए आप इस चीज पे क्या कर रहे हैं, आप इस मैटर पे क्या काम कर रहे हैं, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहे हैं, क्या आपके लेजिस्लेटिव काम चल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त चीफ मिनिस्टर से मांग सकते हैं गवर्नर, उनकी डिस्क्रिशन में आता है। तो बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास कि कोई पावर डिस्क्रिशन में आएगी या नहीं आएगी, ये खुद गवर्नर का डिसीजन है और किसी का डिसीजन नहीं है। ये तो वो पावर्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। अब हम कुछ ऐसी पावर्स की बात करते हैं जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, यानी हिडन डिस्क्रिशन है, जैसे प्रेसिडेंट के पास थी। पहली चीज, जब किसी भी पार्टी में क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं बन रही तो प्रेसिडेंट क्या करते थे? पीएम को अपॉइंट करते थे अपनी डिस्क्रिशन से, क्योंकि अब प्रेसिडेंट को अब हमने क्या पढ़ा था भाई, प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इनको एड एंड एडवाइस करेंगे, तब प्रेसिडेंट काम करेंगे। लेकिन अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, कोई पीएम है ही नहीं, किसी पार्टी में मेजॉरिटी बन ही नहीं रही है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से पीएम को चुन लेंगे, ठीक है, किसी भी पीएम को चुन लेंगे। इसी तरीके से गवर्नर, जब क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिल रही है किसी भी पार्टी को, तो अपनी इच्छा से सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, पहली हिडन पावर। दूसरी, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा, यानी मेजॉरिटी नहीं रही असेंबली के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो उसको डिसमिस कर सकते हैं कि तुम जाओ, अब हम फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, डिसोल्यूशन, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्व हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब अपनी मेजॉरिटी को लूज कर देते हैं, यानी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तब गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन थी गवर्नर के पास और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन थी गवर्नर के पास। ये सारी चीज हम समझ चुके हैं। अब आपको पता होगा गवर्नर को कहते हैं कि गवर्नर के पास डुअल रोल होता है, डुअल रोल होता है। जैसे लास्ट क्लास में एक शायद करिश्मा ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि मैम गवर्नर एजेंट होते हैं या नहीं होते सेंटर के? गवर्नमेंट एजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं, डुअल रोल होता है उनका, एक तो एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड। स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड, स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड कैसे, जैसे स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव काम है वो गवर्नर के नाम पे होंगे। एजेंट कैसे, जैसे कोई भी स्टेट है, कोई शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया वाला स्टेट है, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है गवर्नर खुद देखेंगे। यानी प्रेसिडेंट कहेंगे गवर्नर को कि भाई देखो यहाँ की हमें इस यूटी के लिए अच्छा काम करना है, तो प्लीज आप इस तरीके से यहाँ पे काम करें। यानी प्रेसिडेंट की डायरेक्शंस के ऊपर किसी भी यूटी के अंदर, स्टेट्स के अंदर गवर्नर जो काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी हैं, डुअल रोल अपनाते हैं गवर्नर जो है। यहाँ आप देख रहे हो प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे काम करते हैं कौन, गवर्नर। ठीक है, अब देखो ये इसके डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं है। कौन कौन सी ये पावर है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर विदर्भा या मराठावाड़ा रीजन है, यहाँ पे कोई सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश करना है तो गवर्नर करेंगे, लेकिन कब, जैसे प्रेसिडेंट उनको बताएंगे तब। गुजरात के अंदर जैसे सौराष्ट्र और कच्छ रीजन है, वहां पे अगर कोई सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश करना है। नागालैंड के अंदर कुछ नागा हिल से रिलेटेड, जैसे स्यूनसेंग एरिया कॉन्टिन्यू है या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ रही है, तो गवर्नर उसको हैंडल करेंगे। असम के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेनी है, ट्राइबल एरिया में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आने हैं, तो गवर्नर लेके आएंगे। मणिपुर के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेने हैं हिल एरिया में, तो गवर्नर लेंगे। सिक्किम के अंदर पीस इस्टेब्लिश करना है, कोई पॉपुलेशन या डिफरेंट सेक्शन को लेके कुछ दिक्कत आ रही है, उनकी एडवांसमेंट करनी है, तो गवर्नर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे। अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है तो गवर्नर हैंडल करेंगे। कर्नाटका के अंदर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए, तो गवर्नर उस काम को करेंगे। यानी कि किसकी एडवाइस पे कर रहे हैं, कर तो रहे हैं सीएम की एडवाइस पे, लेकिन किसकी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। कौन, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, इसको याद रखना। मेरा कोई वो कुछ टाइपिंग एरर नहीं था, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम ने गलती से लिख दिया, ये एजेंट नहीं होता। मैंने गलती से नहीं लिखा था, वो सच में एजेंट ही होते हैं, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। ठीक है, डुअल रोल होता है इनके पास, स्टेट को भी संभाल रहे हैं एज एग्जीक्यूटिव हेड और सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी होते हैं। तो ये हमारा पूरा समाप्त होता है हमारा गवर्नर। मैंने अपनी तरफ से बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम चीफ मिनिस्टर को फिनिश कर देंगे। छोटा सा है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जैसा है, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे सीएम और पीएम का, और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।